हेलो। तो हम अभी देख रहे थे व्हाट दी rig component. Okay, so let's move further in this. Okay, मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ ये, तब तक आप सेट हो जाइए। ओके, सो अब तक हमने कंपोनेंट्स देखे। कौन कौन से कंपोनेंट देखे थे? होस्टिंग सिस्टम के सारे कंपोनेंट हमने अभी तक देख लिए। पावर सिस्टम ने हमने देखा था, जो मोटर होती है उसमें जो फ्यूल होता है सॉरी सो पावर सिस्टम के लिए हमने कैलकुलेशन देखा, उसके बाद होस्टिंग सिस्टम अच्छे से देखा। अब थर्ड टाइप जो होता है वो हम कवर करेंगे, दैट इज द रोटरी सिस्टम। आई होप आपने कल जो टॉपिक कवर किया था उस पर क्वेश्चन किए होंगे, एच राबिया में से या फिर किसी भी सोर्स से। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस करो, अपनी भी पेन चलाओ, मेरे साथ ही पेन चलाओ। मैं जो भी सेंटेंस बोल रहा हूँ वो सारे सेंटेंसेस गेट के लिए इम्पोर्टेंट है। एक भी सेंटेंस आप स्किप नहीं कर सकते, वरना वो आपको मार्क्स के टर्म में लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। मैं इम्पोर्टेंट सेंटेंस ही बात करूँगा, ठीक है। मेरे पास भी बुक है, हार्ड कॉपी है, सारी जो मैं पढ़ाता हूँ वो सारी मेरे पास हार्ड कॉपी है। आप चाहो तो निकाल सकते हो। अगर आपको लिखना ना हो मेरी तरह तो आप उसमें ही हाईलाइट करके क्या कर सकते हो, अपने के लिए नोट बना सकते हो। और जो नई चीज़ें बता रहा हूँ जो बुक में नहीं है, ठीक है, मैं कंबाइन चल रहा हूँ, ठीक है। मैं हैरियट वेट और एच राबिया दोनों साथ मिलकर आपको पढ़ा रहा हूँ, सो नो नीड टू वरी। और जितना भी हैरियट वेट का बहुत ही ज़्यादा पोर्शन होगा रिग कंपोनेंट में, तो मैंने आपको बताया था चैप्टर 2 रिग कंपोनेंट, बट साथ ही में आपको 14 चैप्टर या 15 होगा, नई बुक होगी तो 15 होगा एच राबिया का रिग कंपोनेंट, वो आपको देख लेना है, ठीक है। बात करते हैं रोटरी सिस्टम की। वी have already discussed this, like we have discussed about swivel, Kelly, ठीक है, then drill string. These are what? These are nothing but these are the part of the rotary system, ठीक है। हाउ कैन आई से दैट? यही तो हमारी सिस्टम में रोटेट हो रहा वो पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हुक था, मैं पूरी फिगर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, हुक के नीचे क्या थी? स्विवेल लगी थी। स्विवेल के नीचे क्या थी? केली थी। वो किस में से पास हो रही थी? केली किस में से पास हो रही थी? जो हमारा क्या था? रोटरी टेबल था। उसके इनसाइड होती है मास्टर बसिंग। क्या होती है? मास्टर बसिंग। और उसके इनसाइड होती है केली बसिंग। क्या होती है? केली बुशिंग बोलते हैं, ठीक है, केली बुशिंग। और यहाँ पे डाउनवर्ड क्या होती है हमारी? ड्रिल स्ट्रिंग। तो ये हमारा बेसिकली रोटरी पार्ट था। अब ये जो टेबल है ये सरफेस पे हम माउंटेड किया होता है, ठीक है। अब देखो ये सरफेस पे कोई भी प्रोसेस से माउंटेड हो, ठीक है, वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट हो जाएगा। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए जो हमने केली देखी, स्विवेल देखी, केली सब देखा, केली के कोक यानी कि केली के वाल देखे, केली सेवर सब देखा, शॉक सब देखा, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट के फंक्शन इम्पोर्टेंट है, और कौन सा किसके साथ जॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। किस टाइप से जॉइंट होता है, तो टूल बॉक्स, मैंने आपको टूल जॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत बताया। अब मैं बात करता हूँ ये वाला जो रोटरी टेबल है, जिसके इनसाइड मास्टर बसिंग और मास्टर बसिंग के इनसाइड केली बसिंग होती है, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो रोटरी टेबल है ये सरफेस हमारे प्लेटफॉर्म पे जहाँ से हम केली निकाल रहे हैं वहाँ पे माउंट किया हुआ है। तो ये रोटरी टेबल यहाँ पे क्या किया होगा? इधर वेल्ड किया होगा या फिर किस तरह से पाइलिंग किया होगा। पाइलिंग आगे जाके देखेंगे, बट पाइलिंग तो नहीं यूज़ करेंगे। सिंपली यहाँ पे 4 खीले गाड़ दिए होंगे चारों जगह पे, ठीक है। क्या? चारों जगह पे खीले, कील, ठीक है। ये सब सारी देसी लैंग्वेज है, ठीक है, आप समझ रहे हो।
ठीक है। अब आपको काम करना कहाँ है, ओएनजीसी में। आपको ओएनजीसी कहाँ है, इंडिया में है। इंडिया में भी मोस्ट ऑफ द पोर्शन वेस्टर्न साइड गुजरात में है या महाराष्ट्र की ओर जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे है, दूसरा आसाम पे है और थोड़ा बहुत आंध्र की साइड थोड़ा बहुत आई थिंक है, ठीक है। तो इस पार्ट में तो अगर आप मोस्ट प्रिफरेबली गुजरात में काम करते हो तो आप वहाँ पे जाके बोलोगे कि भाई यहाँ पे पाइल किया है या ऐसा कुछ, तो वो कोई नहीं समझेगा। आपको क्या बोलना होगा, खिलाई गाड़ा है, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेज भी एज ए इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। जिस भी रीजनलिटी में आप काम करते हो एज ए इंजीनियर, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तभी आप इफिशिएंटली काम कर पाओगे। आपको इंग्लिश आती है दैट डजेंट मीन यू कैन वर्क विथ फुल एफिशिएंसी, ठीक है। गुजरात में आपको इंग्लिश आती है, वेल एंड गुड। गुजरातियों को इंग्लिश नहीं आती होती है, ठीक है। आप समझ लो ये चीज़, सारे गुजरातियों को नहीं आती होती है, ठीक है। वो सीखते हैं धीरे धीरे। तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे खिले से क्या किया होगा, माउंट कर दिया होगा। वो थोड़ी ना एग्जाम में पूछे से कैसे माउंट किया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, वो तो हर जगह अलग अलग तरीके से माउंट किया होगा। अब बात करते हैं, एक रोटरी टेबल होता है, वो क्या होता है, रोटरी पार्ट है तो क्या होगा, रोटेट होगा। तो ये रोटरी टेबल का फंक्शन आपसे पूछे तो क्या करता है, जनरेट रोटेशन, ठीक है। क्या करता है, रोटेशन क्रिएट करता है। वो रोटेशन किसे मिलेगा, हमारी मास्टर बसिंग को मिलेगा। और मास्टर बसिंग किसको देगी, केली बसिंग को देगी। और केली बसिंग का शेप किसके प्रोफाइल के इक्वल होता है, केली के इक्वल होता है। तभी तो ये केली इजीली यहाँ पे प्रोफाइल चेंज करने के लिए, ठीक है। रोटरी में ज़्यादा टॉर्क मिलेगा अगर वो रोटेटिंग सर्कुलर टाइप की है, तो वो शेप चेंज करने के लिए यहाँ पे असेंबली होगी, ठीक है। तो उसे केली बसिंग कहते हैं। तो केली बसिंग में से क्या निकलेगी, केली निकलेगी। केली किसे रोटरी टेबल किसे टॉर्क ट्रांसफ़र करेगा, मास्टर बसिंग को। मास्टर बसिंग किसे ट्रांसफ़र करेगा, केली बसिंग को। और केली बसिंग किससे ट्रांसफ़र करेगी, केली को। केली किसे करेगी, ड्रिल स्ट्रिंग को। ड्रिल स्ट्रिंग किसे करेगा, बिट को। और वैसे हमारा ड्रिलिंग होने वाला है, ठीक है। अब ये थी सिंपल सिस्टम मैंने आपको जो बताई वो। आगे जाके बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट असेंबली की। एक होती है स्लीप असेंबली की। स्लीप क्या होता है, स्लीप की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बोला था ये हमारा शायद प्लेटफॉर्म है और हमने यहाँ तक नया कनेक्शन बनाना है, ठीक है। नया कनेक्शन बनाना है यहाँ पे। तो हमने केली क्या करके रख दी है, इस तरह से हमने केली रख दी है, ठीक है। इस तरह से ये मेरी केली है, यहाँ का क्लॉक, ये उसका अपर कॉक, ये कॉक अभी बंद होगा, ठीक है। ये केली है और यहाँ पे कनेक्शन हमें नया क्रिएट करना है। तो अब ये अपने आप तो सस्पेंड नहीं होगी, ठीक है। ये नीचे ना क्या ना हो जाए, नीचे की ओर डायरेक्टली ना हो जाए, और ये डायरेक्टली डाउनवर्ड ना चली जाए, ठीक है। ये हमारा सरफेस पे है, ठीक है। ये सरफेस है और ये उसके ऊपर है। तो जब भी नया कनेक्शन बनाते हैं तब इसे होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे क्या अरेंजमेंट लगाएंगे, एक असेंबली एक क्या लगाएंगे, स्लीप लगाएंगे, ठीक है। स्लीप की आप फिगर देखो, यूज टू सस्पेंड पाइप इन रोटरी टेबल व्हेन मेकिंग और ब्रेकिंग कनेक्शन। यानी कि जब हम कनेक्शन बनाते हैं या कनेक्शन निकालते हैं तब इसको सस्पेंड करना, यानी कि जकड़ के रखना, ठीक है। ये गिरने नहीं देगा। तो वो जो कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं वही क्या है, स्लीप है। आप कितना लिखोगे, आप इतना ही लिखोगे, यूज टू सस्पेंड पाइप इन रोटरी टेबल व्हेन मेकिंग और ब्रेकिंग कनेक्शन, ठीक है। अब ये टेपर्ड हिंज टाइप की होती है। और टॉप ऑफ द पाइप कहाँ पे हम इसको लगाते हैं, टॉप ऑफ द पाइप, ठीक है। टॉप ऑफ द पाइप हम ये 3 ट्रैप हिंज की होती है, यानी कि इसमें एक इस तरह से, दूसरा इस तरह से और तीसरा इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन अपने आप क्लोज हो जाएगा और इसके बीच में क्या आ जाएगी, पाइप आ जाएगी, ठीक है। और ये इस तरह से कनेक्शन, ठीक है। इस तरह से 3 टेपर्ड हिंज की बनी होती है। आप होप आप इसका फिगर देखो, एच राबिया एरियोटवेट किसी में तो होगा ही, ठीक है। फिर बात करते हैं टंग्स की। टंग्स क्या होता है, घर पे टंग्स होता है, यस, सांडसी जिसे कहते हैं, ठीक है। ये वही है बट ये बड़ा होगा, ठीक है। पाइप को क्या करता है ये, इट्स वर्क टू लार्ज व्रेंचेस भी बोलते हैं, ठीक है। आप कई बार आपने नल खोला होगा तो उसका जो व्रेंच होता है उसका शेप इसके शेप जैसा होता है। तो टंग क्या काम करता है, यहाँ पे हमें क्या करना है, पाइप को ज्वाइन करना है। जब भी
क्या करना है, हमें इस पाइप के साथ हमारी नई पाइप ज्वाइन करनी है, तो यहाँ पे रोटेशन प्रोवाइड करना होगा, वो हाथ से देंगे तो हो जाएगा। ये कोई थोड़ी छोटी मोटी लोड की बात कर रहा है, ज़्यादा लोड चाहिए होता है। और तो टंग होगा तो वो टंग सांडसी जैसा ही समझ लो, इसको पकड़ पाना जिसे कहते हैं, जैसा पकड़ होता है उसी टाइप का। यहाँ पे इस टाइप के 2 टंग हो गए, ठीक है। किस टाइप के, अच्छे से ड्रॉ करता हूँ ड्राइंग में, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर अपनी पाइप है तो इसको इस तरह से हमारा टंग जो ऐसा इक्विपमेंट होता है, ठीक है, ये टंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 2 होते हैं, ठीक है। तो वो पाइप को क्या करेंगे, ये इस तौर मूवमेंट करेगा, तब ये वाला स्टेगमेंट रहेगा या रिवर्स डायरेक्शन में, या आपने देखा होगा निचले वाले को पकड़ से हम टाइट करते हुए ऊपर वाले को घुमा के क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। जैसे हम 2 पाइप का इसको पकड़ से ऊपर वाले को रोटेट करते भी कनेक्शन बना सकते हैं, उसी तरह से ये टंग का फंक्शन होता है, टू ब्रेक कनेक्शन टू लार्ज ब्रांचेस, ठीक है। क्या करने के लिए, कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए। इसके यूज से क्या होगा, इसके यूज से आपको, इसके यूज से यहाँ का जो पाइप का जो थ्रेड होगा वो अच्छा रहेगा, ठीक है, वो ख़राब जल्दी नहीं होगा, तो दोबारा पाइप जब यूज़ करनी हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये 2 इक्विपमेंट थे और ये दोनों उसके फंक्शन से, आपके लिए फंक्शन इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखना चाहो तो आप कहीं पे भी वीडियो में भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे बात करते हैं, स्टैंड क्या होता है वो बता दिया था। क्या होता है, 3 लेंथ्स ऑफ पाइप, यानी कि 3 पाइप को ज्वाइंट करके जो पूरा असेंबली क्रिएट हुआ उसे हम स्टैंड कहते हैं। आगे बात करते हैं, स्केली स्पिनर क्या होता है। तो स्केली स्पिनर जो हमारा टंग है, ठीक है, जो हमारा जो इस तरह से टंग होता है, इस तरह का शेप का टंग होता है, ठीक है। 3D फिगर आप देखना चाहो तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये 3D फिगर हो गया। चलो, तो ये जो टंग है, ये टंग को कुछ असेंबली चाहिए होगी जो इसको टॉर्क दे, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना होता है, देखो कैली को भी हमारी पाइप से अलग करना है, ठीक है। ये कैली है, ठीक है, ये कैली को क्या करना है, पहले तो हमारी ड्रिल स्ट्रिंग से हमें रिमूव करना है। ये हमारी ड्रिल स्ट्रिंग है, तो हमें पहले क्या करना है, ये हमारी कैली है, उसे पाइप से यहाँ का कनेक्शन क्या करना है, कट तो नहीं बोल सकते, रिमूव करना है, ठीक है। क्या करना है, रिमूव करना है। क्यों, क्योंकि नई पाइप हमें यहाँ पे नया कनेक्शन, दूसरी पाइप यहाँ पे ऐड करनी है। तो जो ये कैली को, ये हम क्या यूज़ करेंगे, ये टंग यूज़ करेंगे, ये यहाँ पे लगा के रोटेट करेंगे तो इसको कोई टॉर्क दे रहा होगा, ठीक है। ये अपने आप तो नहीं घूमेगा, तो जो इसको टंग को टॉर्क देता है उसे ही क्या कहते हैं, कैली स्पिनर, नाम से ही पता चलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 2 टाइप के होल की, माउस होल एंड रेट होल। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, माउस होल और रेट होल क्या होता है। तो जो ड्रिल पाइप को स्टोर करके रखता है, ठीक है, उसे माउस होल कहते हैं। और जो कैली को रखने के लिए जगह होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब हम कनेक्शन बना रहे होंगे तो ये कैली को इस तरह से सरफेस पे लाके थोड़ी ना यूँ ही खुला, थोड़ी ना एयर में इसको दोलन करवाएंगे, ओसिलेशन थोड़ी ना करवाएंगे एयर में, इसको भी कहाँ तो रखना होगा, तो वहाँ पे एक होल क्रिएट किया होता है जिसमें ये फिट हो जाए। उस होल को क्या कहते हैं, रेट होल। और माउस होल यानी कि ड्रिल पाइप को जो रखने की जगह है उसे क्या कहते हैं, माउस होल, ठीक है। आगे बात करते हैं, रफनेक आपको कल बताया था, जो पाइप को इजीली रख सकता है, ठीक है। रैक बताया था, ओके, रफनेक नहीं बताया था। आयरन रफनेक क्या होता है, रफनेक एक ऐसा डिवाइस होता है जो, ठीक है, कल आपको जो बताया था वो मैंने पाइप रैक बताया था, ठीक है। पाइप रैक क्या होता है, थर्ड देखते हैं कंपोनेंट, ये 2 गेट में आ चुके हैं, मैच दी फॉलोइंग में। पाइप रैक को बोलता हूँ कि आपको कहीं पे भी पाइप रखने की जगह, ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टल पाइप को रखना चाहो तो इस तरह से पाइप किसी ना किसी पे तो रखी होगी, ज़मीन पे थोड़ी ना पड़ी होगी, ठीक है, किसी ना किसी पे तो रखी होगी। तो ये इस तरह से जो जहाँ पे हमने पाइप रखी हुई है वो जो
अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, पाइप को रखा हुआ है। तो ये जो पाइप रखने की जगह है ये वाली, ये आप असेंबली देख रहे हो, ऐसा स्टैंड कुछ बना देते हैं जैसे घर में फर्नीचर में डिश रखने के लिए होता है, वैसे ही क्या होता है वहाँ पे पाइप रखने के लिए जगह होनी चाहिए। तो इसे ही क्या कहते हैं, पाइप रैक कहते हैं या रैक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था पाइप रैक। और अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं रफ नेक की बात कर रहा हूँ। किसकी? रफ नेक की बात कर रहा हूँ। जब भी हम क्या करते हैं, ये डिवाइस किसके लिए यूज़ होता है, रफ नेक। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर स्पिनिंग व्रेंच, टॉर्क व्रेंच एंड हाइड्रोलिकली, ये डिवाइस किससे ऑपरेट होता है, हाइड्रोलिकली ऑपरेट होता है, ठीक है। हाइड्रोलिकली इन द सेंस, हाइड्रोलिकली उसका मीनिंग होता है कि ये फ्लूइड प्रेशर अप्लाइड करके, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो हाइड्रोलिक से चलती है उसमें हम हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोडायनेमिक फ्लूइड का प्रेशर अप्लाई करके हम इसको रन करवा सकते हैं। इसके अंदर टॉर्क जनरेट करने के लिए व्रेंचेस और क्या होता है, और टॉर्क जनरेट करने के लिए वेंचेस, फिर स्पिनिंग व्रेंचेस, ये सब किस में होता है, रफ नेक के साथ अटैच होता है। और ये रफ नेक के साथ अटैच होता है तो ये मेकिंग और ब्रेक क्या कनेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना नहीं होगा। जब रफ नेक होगा, आयरन रफ नेक, तो क्या करेगा, पाइप को अपने आप कनेक्शन ऑटोमेटिक, ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो हाइड्रोलिक पे काम करती है। और हमें क्या करना है, सिंपली ये माउस होल में से पाइप को ले लेगा, माउस होल में से पाइप को लेने के बाद उसकी जगह पे रख देगा। हमें केवल पाइप को कुछ करना नहीं है, ठीक है। ऐसी सिस्टम अवेलेबल है। तो व्रेंचिस में क्या होता है, हमें टंग होता है, वो टंग को कनेक्ट करना होता है, फिर उसको घुमाना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली पाइप को पिक कर लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली पाइप को पिक कर लेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कहीं पे भी आसपास पे अगर गैस की पाइपलाइन डल रही हो तो वहाँ पे HDD हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग, तो वहाँ पे देखना आपको पाइप ऑटोमेटिकली उठ जाएगी और अपनी जगह पे आ जाएगी, कनेक्शन भी अपने आप बन जाएगा और ऑटोमेटिकली चली भी जाएगी, ठीक है। उसमें हमें केवल ग्रीस डालने की ज़रूरत होगी, ठीक है। सिमिलर वे में इसमें भी अपने आप पाइप क्या होगी, उठ जाएगी, जहाँ पे जाना होगा वहाँ पे आ जाएगी, स्ट्रेट कनेक्शन होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो आप वैसा समझो, हमारे लिए फंक्शन इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको अगर प्रैक्टिकल देखना है तो इसकी आप यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है। आप क्या करो, यूट्यूब पे ये कैसे काम करता है वो सर्च करो। हमारे लिए फंक्शन इंपॉर्टेंट है, मेकिंग और ब्रेकिंग कनेक्शन। इसके अंदर ये 2 सिस्टम अवेलेबल होते हैं और हाइड्रोलिकली काम करता है 3 पॉइंट। तो ये सिंपल सी बातें थी, सिंपल से इक्विपमेंट थे, मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट हमने कवर कर लिए। अब मैं बात करता हूँ, ये जो हमारी केली थी, ठीक है, ये जो हमारी केली थी और ये किस में से पसार हो रही थी, इस तरह से सिमिलर प्रोफाइल वाले केली बसिंग में से उसके आसपास था मास्टर बसिंग था। क्या था, मास्टर बसिंग। और ये सारी कहाँ पे प्रेजेंट होते थे, हमारे रोटरी टेबल में प्रेजेंट होते थे। तो अब आप देखो, रोटरी टेबल इसे टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ये इसको, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, वेस्ट होता है इन द सेंस हमारा लॉस्ट ज़्यादा होता है। इसमें वेस्ट नहीं यूज़ करते, लॉस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लॉस्ट होगा, थोड़ी ना ये आइडियल है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है। तो हमने नई सिस्टम डेवलप की जिसे हम कहते हैं टॉप ड्राइव। क्या कहते हैं, टॉप ड्राइव। टॉप ड्राइव सिस्टम क्या होती है, तो उसमें ना आपको रोटरी टेबल रिक्वायर होगा, ना मास्टर बसिंग रिक्वायर होगा, ना केली बसिंग रिक्वायर होगा, ठीक है, और ना ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हमारा जो स्विवेल था, हमारा क्या था, यहाँ पे हुक था, हुक के साथ हमारा स्विवेल था, ठीक है। इस तरह से चलो स्विवेल था, ये स्विवेल था और इसके साथ बॉटम पे क्या लगी हुई थी, हमारी केली लगी हुई थी, ठीक है। और ये केली रोटेट होते होते ड्रिल स्ट्रिंग को रोटेट करती थी। बट इस सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे एक सिस्टम लगा होगा, स्विवेल के नीचे एक
टॉप ड्राइव लगी होगी। क्या लगी होगी? टॉप ड्राइव लगी होगी, जिसमें हाई आरपीएम वाला क्या होगा? मोटर होगा। ठीक है, ये मोटर वाला मैकेनिकल इंजीनियर देखेंगे, हमें पता होना चाहिए मोटर होगा। और उसके नीचे ड्रिल स्ट्रिंग होगी। क्या होगी? ड्रिल स्ट्रिंग। तो वो सारी चीज़ें जो अगली सिस्टम में चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं चाहिए, और ये इसको डायरेक्टली मोटर के पावर से हम इसको रोटेट करवाएंगे। उसमें मोटर होता है जो रोटेटेबल से कनेक्ट करता है, और इसमें मोटर होता है डायरेक्टली ड्रिल स्ट्रिंग को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है? ये सिस्टम का एडवांटेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सिस्टम तो जान ली, डायरेक्टली मोटर से क्या करते हैं, इसमें ड्रिल स्ट्रिंग को रोटेट करते हैं। उस सिस्टम में क्या था? अगली वाली सिस्टम में क्या था? केली बसिंग, ये सब रिक्वायरमेंट होते थे। ठीक है, पूरी वो वाली सिस्टम थी। तो इस सिस्टम में आप स्टैंड निकाल सकते हो अपने आप में। ठीक है, ये मोटर उतनी ताकतवर होती है कि पूरा का पूरा स्टैंड खींच सके। ठीक है, तो ये टाइम को सेव करती है। क्या करती है? टाइम। स्टैंड क्या था? थ्री पाइप्स को एक साथ, यहाँ पे देखो, ये एक पाइप, ये दूसरी पाइप और ये तीसरी पाइप, ये तीनों का बंच ऊपर उठा सकते हो। जबकि केली वाली सिस्टम थी उसमें आपको सिंगल पाइप उठाना होगा, कनेक्शन को काटना होगा, फिर दूसरी पाइप उठानी होगी। ठीक है, फिर एक पाइप उठानी होगी, कनेक्शन को कट करना होगा। इसमें थ्री पाइप साइमल्टेनियसली बाहर निकाली जा सकती है। तो ये एडवांटेज है। तो ये टाइम कम करता है और उससे ज़्यादा कॉस्ट पे इफेक्ट आता है। ठीक है, बट साथ में इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या होता है इस सिस्टम का? इस सिस्टम का डिसएडवांटेज एक ही है कि भाई जो स्मॉल रिग होती है, आगे भी बताया था, स्मॉल रिग होती है उसमें पूरा स्टैंड रखने की ही जगह नहीं होती। ठीक है, इतना ज़्यादा स्टैंड रखने की जगह नहीं होती। तो हम वहाँ पे बड़ी रिग तो नहीं डालेंगे, वरना वो रिग का कॉस्ट बढ़ा देगा, इक्विपमेंट का कॉस्ट बढ़ा देगा। तो ये स्मॉल रिग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बड़ी रिग है। बड़ी रिग हम टॉन में बात करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉन वाली, केजी में तो बात भी नहीं कर सकते उतनी बड़ी। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपोनेंट था जो रिप्लेसमेंट था किसका? हमारी केली वाली सिस्टम का। ठीक है, केली बसिंग, मास्टर बसिंग एंड रोटेटेबल का ये क्या था? रिप्लेसमेंट था। आगे बात तो ये था हमारा रोटरी कंपोनेंट। आगे बहुत सारे कंपोनेंट हमने ऑलरेडी देख लिए थे, पाइप, केली, हेवी वॉल ड्रिल पाइप, ड्रिल कॉलर एंड बीट, ये ऑलरेडी देख लिया था। और आज के लिए ये रोटरी कंपोनेंट यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब बात करते हैं वेल कंट्रोल की। तो वेल कंट्रोल हम पूरा चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, वेल कंट्रोल इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं तो आपको बताया था, ये हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमने केली को ड्रिल स्ट्रिंग से ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, ये वाली ड्रिल स्ट्रिंग है और ये वाली केली है। तो यहाँ पे क्या होता है? सरफेस केसिंग के ऊपर हमारा क्या लगा रहता है? हमारी बीओपी लगी रहती है। क्या उसका नाम था? ब्लो आउट प्रिवेंटर। किक और ब्लो आउट में क्या फ़र्क था वो भी बताया था। ब्लो आउट प्रिवेंटर जो ब्लो आउट को प्रिवेंट करे। तो फर्स्ट देखो, दो टाइप का वेल कंट्रोल होता है, प्राइमरी वेल कंट्रोल एंड सेकेंडरी वेल कंट्रोल। ठीक है, ये पूरा चैप्टर देखने वाले हैं हम। ठीक है, बट अभी के लिए जो रिग कंपोनेंट में आपको जानना है वो बेसिक बता देता हूँ। प्राइमरी वेल कंट्रोल क्या होता है कि भाई हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ही हम क्या करें, हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ही क्या करें, हम मड से ज़्यादा रखें। ठीक है, अपना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ही हम क्या करें, अपने मड से ज़्यादा रखें। ये प्राइमरी वेल कंट्रोल हुआ। सेकेंडरी वेल कंट्रोल क्या है? हमारा ब्लो आउट प्रिवेंटर, जो सिस्टम हमने अभी बात किया, जो ब्लो आउट प्रिवेंटर हमने लगाया वो किसके लिए होता है? सेकेंडरी वेल कंट्रोल। ये प्राइमरी है, देखो ये एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, सेकेंडरी होता है बीओपी, वो सेकेंडरी वेल कंट्रोल मेथड होती है। अब ये बीओपी में दो टाइप की होती है। ठीक है, एक रैम टाइप होती है और एक एन्यूलर टाइप होती है। रैम में भी तीन टाइप की होती है, ब्लाइंड, पाइप एंड शीयर। अभी ना डिस्कस करते हुए हम कब देखेंगे इसको? जब हम वेल कंट्रोल वाला पूरा चैप्टर देखने वाले हैं, तो अभी क्यों इसकी बात करें। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दूं, जब हम प्रोडक्शन लेते हैं तो आपको कॉनिंग में मैंने बताया था, कॉनिंग में हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी? हमारा बैक प्रेशर उस पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्रेक प्रेशर। क्यों? क्योंकि क्यू हमें क्या रखना था? क्यू क्रिटिकल। हमारा क्यू क्या होना चाहिए? क्रिटिकल क्यू से कम रखना है। तो हमें पी बॉटम होल क्या रखना था? उस हिसाब से ज़्यादा रखना था। ठीक है, पी रिजर्वायर अपना अगर 500 है
तो पी बॉटम होल हम डेल पी मैक्सिमम 200 का 200 का रखना चाहिए चाहते हैं, तो बी बॉटम होल 300 रखना चाहिए। तो उसके लिए हमें बैक प्रेशर डालना था। तो ये बैक प्रेशर कहाँ से हम डालते थे, उसके लिए कंपोनेंट बताया था आपको, याद हो तो, कौन सा वाला, चौक वाला। तो ये चौक होता है वो प्रोडक्शन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये इसकी पूरी कहानी प्रोडक्शन में देखेंगे, उसका फ्लो रेट और उसका प्रेशर ड्रॉप भी वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप केवल ये कंपोनेंट याद रखो, ठीक है। ये ब्लोआउट प्रिवेंटर क्या होता है, सेकेंडरी वेयर कंट्रोल होता है, ये तो पूरा चैप्टर देखेंगे, तब उसकी टाइप देखेंगे, ये दोनों टाइप तब कवर करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट सिस्टम हमारी बची है, कौन सी वाली, सर्क्यूलेटिंग सिस्टम। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं रिक ड्रॉ करता हूँ, चलो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ड्रॉ कर ही लेता हूँ। और आप भी मेरे साथ, सारे कंपोनेंट आप सीख चुके हो, तो आप चाहो तो मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने क्या बताया, एक हम इस तरह से मास्ट या डेरिक होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक होस्टिंग सिस्टम, ड्रॉ वर्क में से निकली हुई फास्ट लाइन, यहाँ पे मैं क्राउन ब्लॉक लिख रहा हूँ, उसके नीचे मैं ट्रैवलिंग ब्लॉक लिख रहा हूँ, और उसके नीचे क्या लगा है, हुक लगा हुआ है। ये क्या थी हमारी फास्ट लाइन। दूसरी चीज़ बात करूँ तो यहाँ से ही क्या था, एक और एक साइड पे कन्वेंशनल मेथड के हिसाब से एंकर, एंकर में क्या होता है, स्लिप एंड कट असेंबली होती है, और इसे क्या कहा था, डेड लाइन, ठीक है। फिर हुक के नीचे क्या थी हमारी, स्विवेल, उसमें से क्या निकल रही थी, केली, और यहाँ पे क्या होता था, रोटरी टेबल, केली बसिंग एंड मास्टर बसिंग। ये थोड़ा बहुत देखा, केली में क्या होता था, कोक होते थे या वाल होते थे, ठीक है। केली सब होता है, ये सब हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ब्लोआउट प्रिवेंटर, और फिर क्या होता था हमारा, इस तरह से ड्रिल स्ट्रिंग, नीचे बीट, ड्रिल स्ट्रिंग पूरी, फिर बीट, और यहाँ पे केसिंग किया होता तो इस तरह से दिखता। और अब ये इतना हमने देखा, फिर इसके कंपोनेंट भी देख लिए। यहाँ पे मंकी बोर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे मंकी बोर्ड होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिग, आपको स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। अब जो सिस्टम की बात हम कर रहे हैं वो है सर्क्यूलेटिंग सिस्टम। कौन सी सिस्टम है, सर्क्यूलेटिंग सिस्टम। यानी कि जो हम ड्रिलिंग फ्लूइड का सर्क्यूलेशन करते हैं, क्या करते हैं हम, ड्रिलिंग फ्लूइड का सर्क्यूलेशन करते हैं, वो कैसे करते हैं, ये भी एक स्टोरी है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो असेंबली होती है, ठीक है, ड्रिलिंग फ्लूइड हम चैप्टर तो देखने ही वाले हैं, बट ये सर्क्यूलेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट कौन कौन से है वो अभी के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मड पिट होगा, मड का खड्डा होगा जिसमें मड होगा, मड यानी आपने सबने मड से खेला भी होगा, देखा भी होगा, ठीक है। तो ये मड पिट के साथ क्या कनेक्ट होगा, एक पंप कनेक्ट होगा। क्या कनेक्ट होगा, बोलो भाई, एक पंप कनेक्ट होगा, वो कुछ प्रेशर दे रहा होगा अपनी मड पिट को। मड पिट में से जो हमारा था उसे हम प्रेशराइज करके कहाँ पे भेज रहे हैं, इस तरह से। और उसके बाद क्या होगा, ये स्विवेल से एंटर होता है, कहाँ से, स्विवेल से। तो यहाँ पे जो पाइप थी, ये पाइप को क्या कहते हैं, स्टैंड पाइप। और उसके यहाँ पे क्या होता है, रबर का नोज़ होता है, ठीक है। ये नोज़ क्या होता है, रबर का नोज़ क्यों होता है, वो सोच के बताओ, सोच के रखो, तब तक मैं बताता हूँ, चलो। तो ये जो पाइप है जो क्या कर रही है, मड पिट को स्विवेल से कनेक्ट कर रही है, जिसका जो नोज़ है यानी कि नाक है वो रबर का बना हुआ है। ये क्यों रबर का बना हुआ है भाई, ये स्टैंड पाइप तो अच्छी खासी स्टील की होती है, ये इसीलिए रबर का बना होता है कि ये लोअर और डाउनवर्ड और अपवर्ड मोशन करता है, तो ये इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक होगा तो ही अच्छे से यूजफुल ये अप डाउन हो पाएगा। या कई बार क्या होता है, उसमें इलास्टिसिटी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट स्टील का पाइप यूज़ कर दिया तो वो तो टेंशन की वजह से या कंप्रेशन की वजह से टूट जाएगा, ठीक है, बक्कल हो जाएगा या बर्स्ट हो जाएगा या कुछ इस तरह इफेक्ट डालेगा। तो ये वाले पाइप को स्टैंड पाइप कहते हैं। जो मड पिट में से मड
पंप के प्रेशर से, किसके प्रेशर से, याद रखो पंप के प्रेशर से कहाँ पे ले जाएगा, फ्यूल पे, फ्यूल के इनसाइड फ्लूइड चला जाएगा, कहाँ पे, हमारी ड्रिल पाइप के इनसाइड में, और फिर आगे आगे चला जाएगा, यहाँ से कटिंग को लिफ्ट करेगा, ठीक है। मड पाइप से कहाँ, मड पिट से, पंप से कहाँ गया, स्वीवेल के थ्रू, स्टैंड पाइप के थ्रू स्वीवेल में, स्वीवेल से ड्रिल स्ट्रिंग के इनसाइड, और ड्रिल स्ट्रिंग से बाहर निकाला, कहाँ गया, ठीक है। तो कहाँ गया, अपने एन्यूलस में, एन्यूलस में से निकला, एन्यूलस में से निकलेगा। अब एन्यूलस में से जो ये कटिंग के साथ मड निकला है उसे, उसमें से हम कटिंग रिमूव करेंगे, तो उसके 3-4 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप आप बताओ, सबसे पहले क्या रिमूव होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या रिमूव होगा, उसमें से क्या क्या पहले तो रिमूव होगा, तो उसमें से क्या क्या रिमूव होगा, उसमें से सबसे पहले क्या रिमूव होगा, सबसे पहले कैसे पार्टिकल्स रिमूव होंगे, छोटे या बड़े, बड़े पार्टिकल्स रिमूव होंगे, ठीक है। तो वो किस में से रिमूव होंगे, सेल शेकर में से। सेल शेकर क्या होता है, जो वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बड़े पार्टिकल रिमूव होंगे, उसके बाद क्या होगा, उसमें जो गैस आया होगा, ठीक है, अगर कोई गैस आ रहा है तो उसे भी रिमूव करना होगा, तो वो डी गैसर में जाएगा। डी गैसर में क्या रिमूव होगा, गैस रिमूव होगा। उसके बाद किस में जाएगा, डी सेंडर में जाएगा, डी सेंडर, उसमें सेंड साइज के पार्टिकल रिमूव होंगे। उसके बाद डी सिल्टर में जाएगा, उसमें से क्या रिमूव होगा, और भी छोटे पार्टिकल रिमूव होंगे। उसके बाद किस में जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, चलो स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है वो आगे देखेंगे, ठीक है। और फिर सेंट्रीफ्यूगल में सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल जो अनडिजायरेबल थे वो रिमूव हो गए, बाद में फिर से वो मड पिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सर्कुलेटिंग सिस्टम था, ठीक है, क्या था अपना पूरा सर्कुलेटिंग सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप एक बार पढ़ लो, पूरी कहानी है, कोई बात इसमें हार्ड नहीं है। मड से चालू किया था, मड पिट से चालू किया था, पूरा सर्कुलेशन लगा के वो आ गया। तो ये बेसिकली कंपोनेंट होते हैं सर्कुलेटिंग सिस्टम के। अगर आपसे कोई पूछे तो कौन कौन से कंपोनेंट आप बताओगे, मड पिट बताओगे, स्टैंड पाइप, मड पंप, फिर ये असेंबली, सबसे पहले सेल शेकर, डी गैसर, डी सेंडर, डी सिल्टर एंड सेंट्रीफ्यूगल, और उसके बाद फिर से मड पिट में आ जाएगा। तो ये अब तक की कहानी थी, हमारा मड भी हमने सर्कुलेट कर दिया। अब ये ईच कंपोनेंट का यूज़ जब हम ड्रिल फ्लूइड डिज़ाइन करेंगे, और ये क्यों हमें यहाँ पे पंप लगाना पड़ रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे पंप क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो सारी बातें हम ड्रिलिंग फ्लूइड वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो फ्लूइड हमने सर्कुलेट किया वो हर जगह क्या कर देगा, अपनी एनर्जी लॉस्ट कर देगा, खुद फ्लो नहीं होगा, ठीक है, तभी तो हमें मड पंप लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो देखेंगे रिग हाइड्रोलिक में, यही सारा चलने वाला है आगे जाके। तो अब से सर्कुलेटिंग सिस्टम में हमने क्या देख लिया, किस तरह से मड का सर्कुलेशन होता है वो। अब बात करते हैं आज का लास्ट टॉपिक होगा, और रिग कंपोनेंट का भी आई गेस लास्ट टॉपिक होगा, ये पंप का कैलकुलेशन, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हमें पंप का कैलकुलेशन करना है। चलो अब देखते हैं पंप का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो मैंने बताया, जो लिफ्ट कर रहे हैं उसमें जो पंप यूज रहे, ठीक है। अब पंप का कैलकुलेशन इन दी सेंस हम फाउंड करने वाले हैं कि वॉल्यूम कितना हमारा मड का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो रहा है यानी कि लिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप सिंपल यहाँ पे जो पंप यूज़ होता है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज़ होता है, रेसिप्रोकेटिंग। ये सब आपको प्रोडक्शन में जानने को मिलेगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अभी याद रख लो, रेसिप्रोकेटिंग, जिसमें पिस्टन वाला मूवमेंट होता है वो वाला, ठीक है। इस तरह से एक पिस्टन है, बड़ा वाला पिस्टन, और ये उसका रोड है, ये छोटा वाला डायामीटर, और इसके आसपास क्या होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। क्या होगा इसमें, देखो ये पिस्टन पहले पीछे की यहाँ तक, ये वाला जो पिस्टन है वो पहले यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये वाला वाल क्या होगा, क्लोज होगा, और यहाँ से फ्लूइड
अब जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड एंटर होगा तो इस लाइन को क्या कहेंगे, सक्शन लाइन कहेंगे, ठीक है, सक्शन लाइन। और यहाँ पे फ्लूइड आ जाएगा, सब जगह फ्लूइड फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हम ये वाले वाल को क्लोज कर देंगे, ये वाले वाल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और ये वाले वाल को ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे, ये वाले वाल को ओपन कर देंगे। और ये वाले पिस्टन से, ये जो वाला पिस्टन है, ठीक है, जो ये वाला पिस्टन है, ये वाले पिस्टन को इस ओर यानी कि फॉरवर्ड, ये डायरेक्शन कौन सी हुई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। तो ये जिस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो यहाँ पे सब जगह जो फ्लूइड था वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हम पंप की हेल्प से फ्लूइड को लिफ्ट करवा सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहा है, ठीक है। उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, वैसा भी बोल सकते हो, ठीक है। कौन सी एनर्जी, ये यहाँ पे जो हम प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, यानी कि फ्लूइड को क्या मिल रहा है, मोशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब रेसिप्रोकेटिंग क्यों यूज़ होता है, जब हमें लो फ्लो रेट और हाई प्रेशर ड्रॉप रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। हमारा प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है रिग में, फ्रिक्शन की वजह से जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दैट विल कवर इन रिग हाइड्रोलिक चैप्टर। सो ये अभी के लिए याद रखो, रेसिप्रोकेटिंग कब यूज़ करते हैं, जब हाई प्रेशर ड्रॉप क्रिएट करना हो और लो वॉल्यूमेट्रिक फ्लूइड को ट्रांसफ़र करना हो, तब रेसिप्रोकेटिंग यूज़ करते हैं। इसका इसका कॉम्पोनेंट होता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल कब यूज़ करते हैं, जब हाई वॉल्यूम हो, हाई वॉल्यूम डिलीवर करना हो, और हाई वॉल्यूम डिलीवर करना हो एंड वॉट कम प्रेशर ड्रॉप चाहिए हो, ठीक है। कम प्रेशर ड्रॉप में हाई वॉल्यूम जब भेजना हो, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है, तो हम कौन सा वाला यूज़ करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग। तो मैं आपको पहले बोलता हूँ, फर्स्ट केस आप डिराइव करो। अब जो हमने देखा उसमें मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल सिलेंडर है, ठीक है, सिंगल सिलेंडर है तो कितना वॉल्यूम ट्रांसफ़र करेगा एक स्टॉक में, ठीक है। एक स्टॉक क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या बोला कि जो हमने अभी अरेंजमेंट देखा उसमें ओनली एंड ओनली सिंगल सिलेंडर है एंड सिंगल स्ट्रोक है, ठीक है, सिंगल स्ट्रोक है, सिंगल सिलेंडर है एंड सिंगल स्ट्रोक है। हमारा पिस्टन अभी यहाँ पे है, चलो मान लो ये मैंने ड्रॉ कर दिया पिस्टन, ठीक है, और ये कितना है, ये इतना है, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रोक का मीनिंग है ये फॉरवर्ड आएगा और बैकवर्ड जाएगा, तो यहाँ से ही ओनली फ्लूइड क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो ये क्या है, ये कितना सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है और ये सिंगल एक्टिंग है, तो ये ओनली एंड ओनली इतना वॉल्यूम ही डिलीवर करेगा। ये एक सिलेंडर का और सिंगल स्ट्रोक है, तो ये बैकवर्ड आएगा तब ये फील होगा और फॉरवर्ड आएगा तब ये फ्लूइड को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, यस आ गई, ठीक है। तो सिंगल सिलेंडर और सिंगल स्ट्रोक के लिए मैं बोलूँ कि कितना फ्लूइड ट्रांसफ़र हुआ होगा, तो आपको क्या क्या पैरामीटर चाहिए, चलो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको इतना का, ये वाला जो आप दिख रहे हैं, ठीक है, ये इतना का आपको वॉल्यूम निकालना है, चलो इतने का वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो सपोज़ करो ये डायामीटर डी है बड़ा वाला, ये इसका डायामीटर स्मॉल डी है, और ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है जो, उसे मैं स्टॉक लेंथ कहता हूँ, ठीक है। ये एक स्टॉक है, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होके, ए पॉइंट से स्टार्ट होके यहाँ पे बी पॉइंट पे आके वापस ए पॉइंट पे आता है, तब तक वो कितना वॉल्यूम डिलीवर करता है, तो वो अगर हमें काउंट करना है, ठीक है। सिंगल स्ट्रोक है तो सिंगल साइड ही स्ट्रोक लग रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे भी इस तरह से डिलीवर करता, थोड़ा अच्छे से आपको बताऊँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं फॉरवर्ड जा रहा हूँ तभी मेरा वॉल्यूम डिलीवर हो रहा है डिस्चार्ज लाइन की ओर। जब मैं बैकवर्ड आ रहा हूँ तब ओनली एंड ओनली यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड फील हो रहा है, और कुछ यहाँ से फ्लूइड फील हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो अरेंजमेंट है उसे ही हम सिंगल सिलेंडर और सिंगल, एक ही बार फ्लूइड एंटर हो रहा है, एक ही बार फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ठीक है। एक स्ट्रोक ख़त्म हो, यानी कि ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे आए और फिर से ए पॉइंट पे आए, तब तक एक स्ट्रोक हुआ, तब तक क्या हो रहा है,
ओनली एंड ओनली एक ही बार ये फिल हो रहा है और एक ही बार ये फ्लूइड को डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें कितना वॉल्यूम डिलीवर होगा एक स्ट्रोक में। एक स्ट्रोक यानी कि ये एल जितना, या इसको मैं एस लेता हूँ, चलो एस क्या हुआ, स्ट्रोक या स्ट्रोक पर मिनट ले रहा हूँ, चलो स्ट्रोक पर मिनट ले रहा हूँ, यानी कि 1 मिनट लगा रहा है ये ए टू बी से फिर से ए आने के लिए पूरी 1 मिनट लगा रहा है। तो मुझे ये मालूम करना है कि कितना फ्लो रेट होगा, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। यस, तो देखो ये फिल हो रहा है, तब आप इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये वाला जो है इतना पोर्शन हम नेगलेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ज़रूरी ना थोड़ी ना है, आप मैंने ऐसा ड्रॉ किया है, आप चाहो तो इसको ऐसे ड्रॉ करो, इसको यहाँ से रख दो, पिस्टन अपना छोटा ले लो, ठीक है। ये पिस्टन हो गया, चलो थोड़ा डार्क बना देता हूँ, ये पिस्टन हो गया। तो यहाँ पे एस देखो, ये वाला ही एस लिया है, ठीक है। तो वो सब आप मत सोचो, मुझे बस आप वॉल्यूम लिखा हो। वॉल्यूम फाइंड करना किसे नहीं आता, सबको आता है। ये सिंगल सिलेंडर है, तो एक सिलेंडर क्या है, एक सिलेंडर, क्यों, क्योंकि हर बार एक ही सिलेंडर जितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें, ठीक है। फिर डायामीटर यानी कि π/4 d², ठीक है। अब देखो ये पिस्टन मूव होके यहाँ पे आके वापस यहाँ आ जाए, उसमें ये रोड की वजह से कोई वॉल्यूम कम हो रहा है नहीं, ये रोड कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इस रोड की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसका यूज़ नहीं आएगा। अब इनटू स्ट्रोक लेंथ करेंगे, ठीक है। बट ये क्या लिया है, सॉरी ये लेंथ है, ठीक है। स्ट्रोक पर मिनट किसी और चीज़ को कहेंगे, मैं बोल रहा हूँ ये लेंथ है, क्या है ये, स्ट्रोक लेंथ है, क्या है ये, स्ट्रोक की लेंथ है, ठीक है। स्ट्रोक की क्या है, लेंथ है। तो ये क्या मिला मुझे, वॉल्यूम मिला, कितना, इतना जोन का, ठीक है। पूरा ऑपरेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। पूरा ऑपरेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसमें क्या आपको इतना ही वॉल्यूम एक स्ट्रोक में मिल रहा है, यस, ये वाले में इतना ही वॉल्यूम डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो ये आप d² इंटू एस, ठीक है। आपको सब पैरामीटर और वो सब पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखो ये क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ, इनटू क्या कर रहा हूँ मैं, एसपीएम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एसपीएम, यानी कि एन, एन क्या होगा, ये स्ट्रोक पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये कितने स्ट्रोक लगा रहा है, ठीक है। ये 1 मिनट में कितने स्ट्रोक लगा रहा है, ये क्या था अपना वॉल्यूम मिला, उसे मैं स्ट्रोक इन पर मिनट से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या मिलेगा मुझे, फ्लो रेट मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर मैं डायामीटर इंच में ले रहा हूँ, इंच स्क्वायर में, और एस इंच में ले रहा हूँ, तो ये आंसर किस में मिलेगा, इंच क्यूब बाय मिनट में। बट क्या ये हर बार इतना वॉल्यूम डिलीवर कर पाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी अपनी खुद कुछ इफिशियंसी होगी भाई, ठीक है। हर बार इतना वॉल्यूम पूरा का पूरा तो नहीं भेजेगा, कई बार क्या होगा, यहाँ पे एयर ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एयर ट्रैप हो जाएगी, तो हर बार हम चाहते हैं उतना वॉल्यूम तो नहीं भेज पाएगा, तो इनटू क्या करेंगे हम अभी भी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, ईवी क्या लिखा मैंने, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, ठीक है। तो यहाँ से जो क्यू फ्लो रेट का फॉर्मूला मिल के आ रहा है, ठीक है, सिंगल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग के लिए, ये किसके लिए है, सिंगल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग के लिए, वो क्या बन के आ रहा है, कुछ इस तरह से। ये एसपीएम है, ये इंच में है, ये इंच स्क्वायर में है, ये तो इफिशियंसी है <1 होगी, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, इंच क्यूब डिवाइडेड बाय मिनट मिलेगी, ठीक है। इतना वॉल्यूम एक स्टॉक में जा रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, इंच क्यूब पर स्टॉक है, ठीक है। एक स्टॉक लगा रहे थे, एक स्टॉक यानी ए टू बी टू ए, तो कितना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम जा रहा था, तो क्या मिल रही थी, एसपीएम मिल रही थी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, ये फॉर्मूला यूज़ तब करेंगे जब ये वाली कंडीशन दी हो। अब मैं बोल रहा हूँ सिंगल नहीं, ऐसे 3 सिलेंडर है, ठीक है।
यही पंप है, ऐसे 3 सिलेंडर वाला पंप है, ठीक है। यहाँ पे भी और एक असेंबली है, ठीक है, ये और एक हो गया, और यहाँ पे भी एक ऐसा सेम टू सेम और एक हो गया, ठीक है। सबका अपना अपना पिस्टन होगा। तो इस तरह से 3 सिलेंडर है। क्या है मैं बोल रहा हूँ, अब मैं जो लिख रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ, अगर 3 सिलेंडर है और सिंगल एक्टिंग है तो ऐसे पंप को हमारी इंडस्ट्री ने नाम दिया है ट्रिप्लेक्स पंप, ठीक है। ट्रिप्लेक्स पंप क्या होता है, जिसके अंदर 3 सिलेंडर हो, क्या हो, 3 सिलेंडर हो और वो सिंगल एक्टिंग हो, यानी कि एक स्टॉक में एक ही बार इतना वॉल्यूम फिल हो रहा हो और एक ही बार यहाँ से निकल रहा हो, ठीक है। तो वैसे के लिए अगर मैं फ्लो रेट लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, तो मैं ये वाले वॉल्यूम को क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये मिल गया मुझे, ये इंच में ले रहा हूँ, इंच स्क्वायर इंच SPM, तो ये क्या मिलेगा, इंच क्यूब डिवाइडेड बाय SPM। तो अगर आपको वो ट्रिप्लेक्स पंप कह रहा है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, ए वाला। आपको बुक में फील्ड यूनिट में अगर दिया है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से दिया होगा, बट जब भी वो ट्रिप्लेक्स कह रहा है उसका मीनिंग होता है 3 सिलेंडर सिंगल एक्टिंग, उसका फॉर्मूला ये बन के आएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको ट्रिप्लेक्स भी बोल सकता है या ये वाला भी बोल सकता है या ये वाली कंडीशन के लिए भी कह सकता है, ठीक है, ये वाली कंडीशन के लिए भी बोल सकता है। तो आपको उस हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। यूनिट कन्वर्जन ही है देखो यहाँ पे, तो ठीक है, आप हर बार ध्यान रखो, इफ़िशियंसी दिया है तो लो, नहीं दिया है तो 1 समझ लेना। बट आपको यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला, और ये वाला किसका था, सिंगल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब बात करते हैं और एक टाइप की, मैं बोल रहा हूँ सिंगल सिलेंडर बट डबल एक्टिंग, ऐसा कोई पंप बोल रहा है, ठीक है। इस तरह का पंप है, इसका क्या होगा प्रिंसिपल वो देखो आप, ये इस तरह से होगा, किस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। अब देखो जब ये क्लोज होगा, ये वाला क्लोज है, तो हमारा पिस्टन यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड होगा, क्या होगा, फ्लूइड होगा। और मैं पिस्टन ड्रॉ कर रहा हूँ अब कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लूइड आ रहा होगा, ठीक है, क्या होगा, फ्लूइड आ रहा होगा। और ये पिस्टन कहाँ जा रहा होगा, पीछे की ओर जा रहा होगा, और ये क्या होगा, ओपन होगा, यहाँ पे फ्लूइड, ये क्या होगा, फ्लूइड फिलिंग होगा। और ये वाला क्या होगा, अभी के लिए फील्ड होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और यहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। ये वाला जोन क्या है, फील्ड है, ये वाला फ्लूइड फिलिंग हो रहा होगा, ठीक है। आप एक कंडीशन ले लो, ये जब क्लोज होगा तो ये वाला क्लोज होगा, ये वाला ओपन है तो ये वाला ओपन होगा। अगर दोनों अल्टरनेट करना है तो जो क्लोज है वो ओपन कर दो, जो ओपन है वो क्लोज कर दो। तो अभी क्या हो रहा है, ये वाला ओपन है तो ये क्या कर रहा है, फ्लूइड यहाँ पे फिल हो रहा है, और ये वाला ऑलरेडी फील्ड है और अपना पिस्टन बैकवर्ड जा रहा है, क्या कर रहा है, देखो बैकवर्ड जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये वाला एम्प्टी हो रहा है, ठीक है, ये फील्ड था वो एम्प्टी हो रहा है और फ्लूइड डिलीवर हो रहा है, ठीक है। अब आप सोचो, इनिशियल कंडीशन से सोचो, एक स्टॉक में, यानी कि इनिशियली मेरा पिस्टन देखो यहाँ पे है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला वाल क्लोज है अभी, और ये वाला वाल ओपन है, ये दोनों भी क्लोज है अभी के लिए, क्या है, क्लोज है, ठीक है। स्टार्ट ही कर रहा हूँ पंप, तो ये ओपन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लूइड आ जाएगा, यहाँ पे फ्लूइड आएगा। फिर ये वाला वाल जब क्लोज कर देंगे, ये वाला क्लोज कर देंगे, तो ये वाला वाल क्या कर देंगे भाई, ये वाला वाल हम ओपन कर देंगे। ये वाला वाल ओपन करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा वाला ओपन करेंगे, ये वाला ओपन कर देंगे, और ये वाला क्या कर देंगे, अब क्लोज कर देंगे। तो ये ए पॉइंट से चला किस पॉइंट की ओर, बी पॉइंट की ओर, तब क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लूइड आया होगा, ठीक है, वो डिलीवर होगा, ठीक है। तो ये इस ओर मूव कर रहा है तब भी फ्लूइड क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। फिर कुछ टाइम बाद पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा, पिस्टन
कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी बैकवर्ड जाने की बारी आई, बैकवर्ड चला जाएगा तब ये वाला वाल क्या हो जाएगा, फिर से ओपन हो जाएगा, ये वाला क्लोज हो जाएगा, ये वाला क्लोज था वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे ये फील्ड हो चुका होगा क्योंकि ये वाला वाल ओपन था तो ये वाला क्लोज हो जाएगा। अब इसको बैकवर्ड ले जा रहे हैं तब यहाँ से फ्लूइड वापस निकलेगा, यानी कि हमने कंप्लीट एक स्ट्रोक लगाया, उसमें क्या कर रहे हैं हम, 2 टाइम्स दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, एक स्ट्रोक में 2 टाइम्स वॉल्यूम डिलीवर हो रहा है, ठीक है। पर ये कैसा है, एक ही सिलेंडर है, तो इसके लिए टोटल वॉल्यूम कितना ट्रांसफ़र होगा और उसके हिसाब से फ्लो रेट कितना मिलेगा। तो देखो जब पिस्टन यहाँ था तब मैं बोल रहा हूँ ये अपनी स्ट्रोक लेंथ एस है, ये वाला ठीक है, ये वाला अपना पिस्टन है और इसका डायामीटर क्या है, कैपिटल डी है, और इसका डायामीटर क्या है, ये वाला स्मॉल डी है, ठीक है। ये क्या है अपना स्मॉल डी है। जब भी ये इस ओर जाएगा तो पूरा का पूरा ये वाला वॉल्यूम हमें मिलने वाला है, तो वो वॉल्यूम कितना मिलेगा, π/4 d² इंटू एस, अभी वॉल्यूम मिले रहा हूँ। अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला पिस्टन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वापस जब जा रहा होगा तब कितना वॉल्यूम मिलेगा, देखो अब इतना ही वॉल्यूम मिलेगा, तब ये स्मॉल डायामीटर पिक्चर में आएगा, ये कैपिटल डी है, ठीक है, कैपिटल डी है। अब ये स्मॉल डायामीटर पिक्चर में आएगा तो कितना वॉल्यूम डिलीवर होगा, प्लस π/4 d² माइनस d² एस जितना, ठीक है। ये क्या किया आपको पता चला, सिंपल सी बात है भाई, ये जो बड़ा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया था उसमें से छोटा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया हटा दिया, ठीक है, बड़े वाले क्रॉस में से छोटा वाला क्रॉस हटा दिया, एस तो सेम ही है, तो इतना वॉल्यूम ट्रांसफ़र होगा, इंटू एन करूँगा, ये क्या हो गया SPM, और ये क्या होता है वॉल्यूम पर स्ट्रोक लेंथ, ठीक है, इंटू वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी कर दूंगा। तो मुझे सिंगल सिलेंडर ये किसके लिए मिला, 1 सिलेंडर डबल एक्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। अगर इसको मैं अरेंज करके लिख दूँ, π/4 2d² माइनस d² एस इंटू एन ईवी देगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसके लिए है, 1 सिलेंडर एंड डबल एक्टिंग के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे 2 सिलेंडर है, कितने सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है एंड ये डबल एक्टिंग है, तो ऐसे पंप को हमारी इंडस्ट्री ने क्या नाम दे के रखा है, डुप्लेक्स नाम दे के रखा है। क्या दे के रखा है, डुप्लेक्स नाम दे के रखा है, ठीक है। ये लॉजिकल वॉल्यूम फाइंड करना है, ये यूनिट कन्वर्जन है। अगर आप ये इंच स्क्वायर, ये इंच, ये भी इंच, ये भी इंच, ये इंच स्क्वायर, ये SPM में ले रहे हो तो ये किस में मिलेगा, इंच क्यूब पर मिनट में मिलेगा। फिर उसको आप जो भी यूनिट में मांगा है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, 2 सिलेंडर डबल एक्टिंग को हमारी इंडस्ट्री ने नाम दिया है डुप्लेक्स, और उसके लिए मुझे अगर कोई Q निकालना बोले तो ये पूरे टर्म को मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो वो निकल के आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला एंड उसके अबो वाला फॉर्मूला, चारों के चारों बनाने आने चाहिए, ठीक है। याद ना रखो तो कोई बात नहीं, बनाना आना चाहिए, बहुत ही इजी है। आप माइंड में अजम्पशन अपना चलना चाहिए। सिंगल एक्टिंग π/4 d² एस, 3 सिलेंडर 3 इंटू π/4 d² एस, ये वाला पंप ट्रिप्लेक्स होगा। डबल एक्टिंग सिंगल सिलिंड्रिकल, आते वक्त π/4 d² एस, जाते वक्त π/4 d² माइनस d² एस, ठीक है। इसमें अब नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये 4 फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, अच्छे से लिख लो, डिराइव कर लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है, हर बार, ठीक है, अच्छे से ही समझ में आया होगा, ठीक है। ये प्रोसीड्यूर था दोनों टाइप के पंप की, साथ ही में कवर कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली रट के मत रखो, भूल जाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा पंप। अब इसमें थोड़ी टर्मिनोलॉजी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ
मैं बोलता हूँ पंप फैक्टर क्या होता है। कोई बोलेगा पंप फैक्टर क्या होता है? तो पंप फैक्टर होता है वॉल्यूम पर स्ट्रोक, और अगर मैं बोलूँ तो Q बाई एन। ठीक है, ये एन को कहाँ ले जाओ? Q के बिलो ले जाओ, यानी कि वॉल्यूम पर स्ट्रोक को ही हम क्या कहते हैं? पंप फैक्टर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पंप फैक्टर क्या होता है? वॉल्यूम पर स्ट्रोक, यानी कि एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम डिलीवर हो रहा है। ठीक है, ये Q क्या था? एन स्ट्रोक में कितना डिलीवर हो रहा है, तो एक स्ट्रोक में कितना होगा? Q बाई एन जितना। तो इतनी वैल्यू जो ये और EV और S ये वाला मिलेगा हमें वॉल्यूम पर स्ट्रोक। एन को कहाँ ले जाओ? Q बाई एन कर दो, तो ये जो वैल्यू अब मिल रही है यही क्या है? हमारा पंप फैक्टर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, एप्टीट्यूड टाइप है ये। तो ये बात की हमने पंप की, सबके इक्वेशन देखे, लॉजिकली देखा। ठीक है, यहाँ से आप बताओ, अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारा पंप है वो अगर Q जितना गैलन पर मिनट, ठीक है, मैंने यूनिट चेंज किया है, Q गैलन पर मिनट जितना वॉल्यूम डिलीवर करता है, और उसके वो जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो क्रिएटेड प्रेशर PSI में है, तो जो हमारा पंप होगा उसका हॉर्स पावर रेटिंग कितना होना चाहिए? क्या हॉर्स पावर रेटिंग कितना होना चाहिए? तो रेटिंग क्या होता है? रेटिंग यानी कि जो हमें इनपुट के तौर पे देना है। क्या है? इनपुट के तौर पे देना है। ठीक है, अगर मान लो मैं जो हमारा पंप है उसकी कौन सी इफ़िशियंसी? मैकेनिकल इफ़िशियंसी। देखना, मैकेनिकल इफ़िशियंसी की बात कर रहा हूँ। ये वाली थी वो क्या थी? वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी। कब यूज़ करेंगे? जब Q काउंट करेंगे तब यूज़ करेंगे। ये EV क्या थी? जो वॉल्यूम बच रहा था। ठीक है, यहाँ पे एयर आ चुकी हो, यहाँ पे एयर के बबल आ चुके हो, तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम डिलीवर नहीं हो पा रहा था वो वाली EV थी। बट यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पंप की इफ़िशियंसी जो मैकेनिकल वाली है। ठीक है, सपोज करो ये पंप है, इसको हम फ्यूल से सोर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट होगा क्या? नहीं, यहाँ पे मैकेनिकल वर्क हो रहा है, तो मैकेनिकल इफ़िशियंसी के हिसाब से वहाँ पे वर्क मिलेगा। तो पहले बात करते हैं कि ये जो हॉर्स पावर होता है, ठीक है, हॉर्स पावर जो हमें आउटपुट पे मिल रहा है, जो हमें क्या चाहिए? एज अ आउटपुट चाहिए। ये हॉर्स पावर क्या है? एज अ, जो हमें एज अ आउटपुट रिक्वायरमेंट है। किससे रिक्वायरमेंट है? आउटपुट। वो कितना है? अगर मेरा प्रेशर जो मुझे क्रिएट करना है मड को सर्कुलेट करने के लिए वो PSI में दिया है, और Q है वो फ्लो रेट गैलन पर मिनट में दिया है, तो ये आउटपुट क्या होगा? ये आउटपुट मुझे PQ डिवाइडेड बाई 1714। ठीक है, इतना हॉर्स पावर किस यूनिट में पावर दे रहा है? हॉर्स पावर में। आपको पता हो प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है? वर्क होता है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? एनर्जी होती है। एनर्जी किस यूनिट में होती है? हॉर्स पावर। तो ये उसी के इक्विवेलेंट है। ये V/T को क्या कहते हैं? फ्लो रेट कहते हैं। तो PQ इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी मान जे वॉट। ठीक है, अगर मैं ऐसे यूज़ करता, ठीक है, पावर रिक्वायरमेंट फॉर अ पंप एज अ आउटपुट कितना होता? PQ जितना। तो ये जो पावर मिलता, तो ये P अगर मैं SI की बात करूँ पास्कल में ले रहा हूँ और ये मीटर क्यूब पर सेकंड में ले रहा हूँ, तो ये किस में मिलेगा? वॉट या जूल पर सेकंड में। ठीक है, उसी हिसाब से ये फील्ड यूनिट फॉर्मूला है। फील्ड यूनिट फॉर्मूला में आपको यूनिट याद रखने, वो तो आप यूज़ कर ही सकते हो, आपका कन्वर्जन स्ट्रॉन्ग है तो ये भी मत याद रखो, बट ये याद रखो क्योंकि ये पूछता है। ठीक है, डायरेक्टली पूछता है इसीलिए। तो ये GPM में डालना है, गलती मत करना। गैलन पर मिनट यहाँ पे निकलेगा वो, यहाँ पे जो यूनिट D के दिए है, S के दिए, उस हिसाब से निकलेगा। तो ये जो Q निकलेगा वो डायरेक्टली मत यूज़ करना, गैलन पर मिनट अभी भी बोल रहा हूँ, ये होगा PSI में, तो ये निकलेगा आउटपुट पावर इन हॉर्स पावर। अब आपको वो आउटपुट पावर भी निकालना ना पूछे और बोले कि भाई कितना रेटिंग होता है या कितना इनपुट देना होगा हमें पंप को एज अ एक्सटर्नल सोर्स, तो कितना देना होगा? ये जो हॉर्स पावर आउटपुट निकाला उसे किससे डिवाइड करोगे? मैकेनिकल इफिशिएंसी ऑफ द पंप। मैकेनिकल इफिशिएंसी ऑफ द पंप से क्या करोगे? डिवाइड। क्यों? आउटपुट अपन इनपुट क्या होता है? ये आउटपुट
ये इनपुट है, ठीक है, क्या होता है, इफिशियंसी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये पावर निकालने का फॉर्मूला था। अब तक जो भी बात की उसमें से हमने 4 फॉर्मूला आगे बताया था, और ये एक वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये जो कौन सी चीज़ आउटपुट जो हमें चाहिए, हमें कितना फ्लो रेट है, क्यू जितना, वो कैसे निकलेगा, पंप के वॉल्यूम पे से निकलेगा। जो प्रेशर जो हमें, ये प्रेशर क्या है, ये वाला प्रेशर जो हमें रिक्वायर्ड है, ये कैसे काउंट करते हैं वो रिग हाइड्रोलिक में देखेंगे, ठीक है। जो टोटल प्रेशर ड्रॉप ऑफ द सिस्टम जितना ही होगा, ठीक है, तो उतना प्रेशर हमें क्रिएट करना होगा। तो ये प्रेशर क्या यहाँ पे पुट करना है, कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो हमें कहाँ से तो देना होगा, वो कैसे देंगे, पंप से देंगे। तो वो वाला प्रेशर और पी क्यू डिवाइडेड बाई 1714 क्या होगा, हॉर्स पावर होगा आउटपुट वाला। और अगर हमें इनपुट या रेटिंग पूछा है, पंप का रेटिंग क्या होना चाहिए, तो इनपुट या पंप का रेटिंग क्या होना चाहिए, जो हमें आउटपुट चाहिए उसे डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी करके निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ थी सारे इक्वेशन से। अगर आप इस तरह से ना याद रखना चाहो, डायरेक्टली यूनिट कन्वर्टेड, यानी कि मैं इंच और वो सारे डेटा इंच में डालूँ और आंसर मुझे डायरेक्टली जीपीएम में मिले या बैरल पर डे में मिले, दैट इज़ योर चॉइस, गिवन इन दी बुक, यू कैन फाइंड दैट or you can remember that. But as per my opinion, don't do that, because if you do that for all formula, then your mind will stuck and you will not remember any formula. At the end of the time, what you do, you will forget the number, or I can say any single term in the sense any single unit you put in the formula is wrong, then ultimately your final answer will wrong. And all time if you do that, that means you have to remember more content, and when you remember more content, you use your mind more in to only remember the content, not to apply, not for the apply the logic, ठीक है, not for the applying the logic, ठीक है। So what you do, you can calculate every time using SI unit formula and convert the unit right hand side and left hand side using the standard conversion, ठीक है। That conversion you can find on the Google, you can use the direct conversion। and pound force and pound mass very critical for us, ठीक है। You know where we get the pound mass as the answer, when you should know when we get the pound force as the answer, and that is the fact you have to consider, ठीक है। that is the main thing, pound force and pound mass, ठीक है। I don't want to confuse you in that, but remember whatever the field unit pressure formula we are using, that all will give us the pound mass per inch square answer, okay, not the pound force per the inch square, ठीक है। तो the answer which we are getting from that formula is pound mass per the inch square, and whenever you need to divide it by density, divide directly, ठीक है, divide directly, don't use G or H, ठीक है, don't use G as a P is equal to rho GS, use only P is equal to rho H, ठीक है। So let's move ahead, coming to next important aspects, let's find the volumetric capacity and weight per feet of any pipe, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, देखो, अब हम कैपेसिटी फाइंड करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी? आई एम सेइंग कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी। इसका मीनिंग क्या है वो देखो। हम क्या फाइंड करने वाले हैं कि 1 फीट में कितना बैरल वॉल्यूम अवेलेबल है, 1 फीट में कितना बैरल वॉल्यूम अवेलेबल है। मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा क्या है, एक सिलेंडर है, डायामीटर D, हाइट H। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके 1 फीट में कितना वॉल्यूम होगा, मैं बोलूँगा π/4 d² जितना।
कितना, 5/4 डी स्क्वायर जितना। मैं बोलूँगा एच फीट में कितना वॉल्यूम होगा, 5/4 डी स्क्वायर एच जितना, डेट इज नथिंग बट दी वॉल्यूम। तो व्हाट वी आर बेसिक नीड टू फाइंड, वी बाई एच इज इक्वल टू 5/4 डी स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ वी विलिंग टू फाइंड वी बाई एच, दैट मीन्स बैरल पर फीट, ठीक है। हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, बैरल पर फीट, दैट मीन्स एक फीट में कितना वॉल्यूम है। देखो मास नहीं है, वॉल्यूम बोल रहा हूँ, अभी भी ध्यान रखो, मास नहीं बोल रहा, वॉल्यूम बोल रहा हूँ। तो ये कितना होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना, कितना होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना। बैरल पर फीट या कैपेसिटी बोले तो वो क्या मिलता है हमें, क्या देता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि एरिया परपेंडिकुलर टू दैट लेंथ। ओके, एरिया परपेंडिकुलर टू दैट लेंथ। ये बेसिक सी चीज़ें थी, आपको ये वाले एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। वी बाई एच कितना मिलेगा, 5/4 डी स्क्वायर। बट हमें क्या यूज़ करना है, हमें ऐसा फॉर्मूला डिराइव करना है जो हम डायरेक्टली बैरल पर फीट दे दें, ठीक है। हम बोल रहे वी बाई एच क्या मिलेगा, 5/4 डी स्क्वायर। बट इसमें आप देखो, आपको क्या करना है, ये बैरल पर फीट चाहिए, डायरेक्टली बैरल पर फीट चाहिए, डाया में इंच में डालूँ तो डायरेक्टली बैरल पर फीट मिलना चाहिए। तो लेट्स डिराइव दैट फॉर्मूला। मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ अपने, देखो ये इस तरह से एन्यूलर है, ये क्या है, होल डाया है, क्या है, होल का डाया है, किसके इक्वल है, केसिंग के इनसाइड डाया से, ठीक है। ये मेरी क्या है, पाइप है, ये मेरी क्या है, पाइप है, ये वाली क्या है मेरी भाई, पाइप है। उसका ये क्या है, ये डी पाइप इनसाइड है, क्या है, डी पाइप इनसाइड है। और ये वाला क्या है, डी पाइप का आउटसाइड डायामीटर है, क्या है, डी पाइप का आउटसाइड डायामीटर है। अब मुझे क्या फाइंड करनी है, देखो फर्स्ट मुझे एन्यूलस कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एन्यूलर कैपेसिटी इज इक्वल टू, आपको आगे भी बताया था, डी सी आई का स्क्वायर माइनस डी पी आउटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1029.4। तो ये आंसर किस में मिलेगा मुझे, बैरल पर फीट में। यानी कि 1 फीट अगर मैं काउंट करूँ, यानी कि सपोज करो इतना 1 फीट है, तो उसमें जो ये वॉल्यूम मिलेगा ओनली एंड ओनली एन्यूलस में, कहाँ पे, ओनली एंड ओनली एन्यूलस में, वो वॉल्यूम कितना होगा, बैरल में कितना होगा, एन्यूलर कैपेसिटी जितना, 1 फीट में कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, ठीक है। तो वो किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। और इसमें डायामीटर किस में डालेंगे, इंच में, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज़, आप इसी तरह कोई भी फाइंड कर सकते हो एन्यूलर कैपेसिटी, उसके बाद आप फाइंड करना चाहो तो आप फाइंड करो, पाइप इनसाइड कैपेसिटी कितनी है, पाइप की इनसाइड कैपेसिटी है, मैं बोल रहा हूँ बैरल पर फीट में चाहिए, ठीक है, यूनिट कन्वर्ट करके रखा है, ठीक है। क्या मिलेगा, पाइप इनसाइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1029.4, ठीक है। तो ये मुझे क्या देगा कि 1 फीट अगर मैं पाइप ले रहा हूँ तो उसके इनसाइड में कितना फ्लूइड प्रेजेंट है। और थर्ड एंड द लास्ट इज पाइप डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पाइप का अपना भी तो वॉल्यूम है, ठीक है। पाइप की अपनी थिकनेस है, ये अपनी थिकनेस है, तो उसकी वजह से उसका कुछ तो वॉल्यूम है, तो वो वाला वॉल्यूम, ठीक है। कौन सा वाला, पाइप का अपना वॉल्यूम क्या है वो मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। तो वो क्या देगा, पाइप का आउटर स्क्वायर माइनस पाइप का इनर स्क्वायर, ये क्या मिला, थिकनेस मिल गई, ठीक है। थिकनेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया मिला, ठीक है। कितना, अगर ये पाइप कुछ इस तरह से है तो ये थिकनेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया मिला मुझे, डिवाइडेड बाय 290.4। देखो किया कुछ नहीं है, ठीक है, किया कुछ नहीं है, ओनली एंड ओनली यूनिट कन्वर्ट किया है, आपको पता चल रहा हो तो। कैसे, अब देखो ये 3 फॉर्मूला कैसे आए वो मैं आपको बता देता हूँ क्विकली। मैं इनसाइड का कैलकुलेट करता हूँ, चलो इनसाइड का कैलकुलेट करता हूँ, आप समझ लो। इनसाइड पाइप का मैं कैलकुलेट करता हूँ, बाकी सब आप खुद कर लो, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ये मेरी पाइप है, ठीक है। इसका इनसाइड डाया मैंने क्या बोला, DPI बोला, ठीक है, DPI बोला। तो वॉल्यूम इनसाइड पाइप इज इक्वल टू क्या होगा, 5/4 डी पाइप इनसाइड का स्क्वायर इंटू H, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं पुट कर रहा हूँ इंच में, ठीक है, इंच स्क्वायर में, और एच किस में पुट कर रहा हूँ, फीट में। क्यों बाय, क्योंकि मैं कहाँ क्या फाइंड कर रहा हूँ, बैरल पर फीट फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे V बाई एच यानी कि मेरी पाइप की जो इनसाइड कैपेसिटी है वो मिल रही है या मिल रही है, इज इक्वल टू, अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या मिल रहा है, π/4 इंटू DPI का स्क्वायर। बट ये आंसर किस में मिल रहा है, इंच स्क्वायर फीट में मिल रहा है, इंच स्क्वायर इंटू किस में मिल रहा है, चलो ये भी क्यों फीट में ले, चलो फीट में ही लेते हैं, इंच स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय फीट किस में मिल रहा है, इंच स्क्वायर इंटू फीट डिवाइडेड बाय फीट मिल रहा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे किस में आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए बैरल में, ठीक है, बैरल पर फीट में। तो चलो एक बार खुद से कन्वर्ट करो, एक बार खुद से कन्वर्ट करो, चलो जल्दी से। 20 आता है कि नहीं आता है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, चलो जल्दी से कन्वर्ट करके दिखा दो कि 1029.4 आता ही है, ठीक है। इजी है यार, उतना क्या सोच रहे हो। चलो मैं करता हूँ, ये फिट तो हमें फिट में ही चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, फिट में ही चाहिए। मुझे किसे कन्वर्ट करना है, ये इसको किस में कन्वर्ट करना है, बैरल में कन्वर्ट करना है, किस में, बैरल में। तो मैं पहले क्या करूँगा, ये 10/4 इंटू ये फिट को पहले इंच में कन्वर्ट करता हूँ, तो इंटू 12 करता हूँ, तो ये मुझे अब किस में मिला, फिट, इंच क्यूब बाई फिट में मिला। इंच क्यूब को गैलन में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। गैलन में कन्वर्ट करने के लिए याद रखो 231 गैलन बाई फिट मिला, और यहाँ पे डायामीटर का स्क्वायर तो है ही, ठीक है। और अब ये गैलन को बैरल में कन्वर्ट करने के लिए 1/42, ठीक है। तो ये हो गया बैरल पर फीट। आपको ये खुद से करना है तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायामीटर तो था ही, तो ये सारे, ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, d² बैरल पर फीट, ठीक है। इस तरह से आप यूनिट कन्वर्ट कर लो, तो ये वाला इक्वेशन, और ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 तरह का वॉल्यूम। अब देखो इसका यूज़ क्या है, मैं आपको सिंपली बता दूं, इसका यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं, ये हमने आपको कैलकुलेट तो कर दिया। अब देखो अगर आपको कैपेसिटी दी हो, बैरल पर फीट दी हो, और आपको वॉल्यूम पूछा हो तो इजीली फाइंड करोगे, हाइट दी हो तो, ठीक है। आपको क्या है, कैपेसिटी दे के रखता है बैरल पर फीट में, और फीट दिया हो तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, जैसा मैंने आपको आगे एक एग्जांपल दिया था उसमें करवाया था कि नहीं करवाया था, ठीक है, किक टॉलरेंस में। तो ये वहाँ पे यूज़ होता है। देखो आपको याद कितना रखना है, एक चीज़ याद रखो, बैरल पर फीट को फीट से मल्टीप्लाई करो तो बैरल मिलता है, ठीक है। बहुत सी सिंपल चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ, इसमें 3 तरह के अलग अलग वॉल्यूम मिले, ठीक है। इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे, अभी नहीं, आगे जाके देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे पाउंड पर फीट, तो ये कौन सा पाउंड, पाउंड मास पर फीट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, पाउंड मास या पाउंड पर फीट निकालना है। ये मैं कैसे निकालूँगा, ये क्या है, पाउंड पर फीट है। व्हाट डज मीन दैट, अगर मैंने ये एक पाइप का टुकड़ा लिया है जिसका आउटर डायामीटर DO है, DO पाइप का आउटर डाया है, और इसका इनसाइड डाया भी गिवन है, ठीक है। ये वाला डाया क्या हो जाएगा, D इनसाइड ऑफ द पाइप। तो ये वाला जो है मास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे मैंने कैपेसिटी में वॉल्यूम की बात की थी, यहाँ पे मैं 1 फीट में कितना मास है, ये अगर मैं 1 फीट ले रहा हूँ 1 फीट का, तो इसमें कितना मास अवेलेबल है मुझे वो फाइंड करना है, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ कि जो आउटर डायामीटर है, अगर उसमें से मैं इनर डायामीटर बात कर दूँ तो मुझे ये थिकनेस मिल जाएगी, कितने टाइम्स मिलेगी, देखो यहाँ भी T, यहाँ भी T, ठीक है, 2 टाइम T। तो ये क्या मिलती है, थिकनेस ऑफ दी पाइप मिलती है। ये याद रखो, कभी भी ज़रूर पड़ सकती है, ठीक है।
और अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ द पाइप इनसाइड ऑफ द पाइप डाया, ठीक है। ये ध्यान रखो, इससे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको डायरेक्टली ना दी हो इनसाइड पाइप का डायामीटर और TN दिया हो तो आपको ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी, आपको बता दी। अब ये वाला रिलेशनशिप, तो अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, पाउंड मास पर फीट। किसका? पाइप का ही निकलेगा ना, ठीक है। ओनली एंड ओनली पाइप का ही मैं निकालने वाला हूँ, ठीक है। ये कितने पाउंड मास की है पर फीट। तो अब मैं देखो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द स्टील क्या होता है, मास ऑफ द स्टील होता है। स्टील यानी अपनी पाइप, ठीक है, स्टील पाइप, ठीक है। ये करके मैं निकाल सकता हूँ। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, बट हम फाइनल रिजल्ट याद रख लेंगे ताकि हमें कभी भी पाउंड मास पर फीट निकालना हो तो इजीली वो फॉर्मूला में ओनली एंड ओनली ये और ये डाल के या ये और ये डाल के मिल जाए, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। वॉल्यूम कितना होगा पाइप का, पाइप बाय 4 डी आउटर स्क्वायर माइनस डी इनर, और दोनों क्या है, पाइप इंटू हाइट या लेंथ ऑफ द पाइप। एल लिखूँ या एच, दोनों एक ही चीज़ है, मैं एल लिखता हूँ इस बार, आगे एच लिया था तो ये पूरा एल है, ठीक है। बट मुझे क्या पे, इंटू डेंसिटी ऑफ द स्टील इज इक्वल टू मास ऑफ द स्टील पाइप। अबे मुझे क्या निकालना है, चल बाबूराव का स्टाइल है ये, ओके। ये मास है, ठीक है। ये क्या है, चलो निकालो फटाफट, आगे निकलना चाहो मेरे से तो निकल सकते हो। ये मास अपन एल मुझे डिजायरेबल है, ठीक है। मास अपन लेंथ मुझे डिजायरेबल है, तो ये वैल्यू मुझे दे देगा पाउंड मास पर फीट दे देगा, डायरेक्टली तो नहीं देगा भाई, नाटक करेगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ इंटू एल था, वो एल तो है ही ऐसा सोच रहा हूँ। अब देखो यूनिट के साथ लिखता हूँ इसको। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले डेंसिटी की वैल्यू लिख देता हूँ। तो मेरे पास डेंसिटी है 24 पॉइंट, क्या बताया था टील की डेंसिटी को, 64.2। ये किस यूनिट में होती है, पाउंड मास पर PPG में होती है, ठीक है। गैलन, क्या होती है, गैलन में होती है। ये सपोज करो मैं डायामीटर इंच में डाल रहा हूँ, ये वाला भी इंच में ले रहा हूँ, और मुझे क्या निकालना है, पाउंड मास पर फीट निकालना है। तो ये मैं किस में डाल रहा हूँ, पाउंड मास में डाल रहा हूँ, और ये फीट पे डाल रहा हूँ। तो इसको मैं अभी क्या लिखता हूँ, इस तरह से लिखता हूँ, देखो फीट इंटू इंच स्क्वायर, ये एल का फीट इंटू इंच स्क्वायर, पर ये डिवाइड भी तो करना है, ठीक है। फीट क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैलन है तो यहाँ पे वॉल्यूम के इक्विवेलेंट यूनिट लाना है, तो इसीलिए फीट कट रहा है, ठीक है। मुझे काटना नहीं है, मुझे गैलन के साथ ये फीट इंटू इंच स्क्वायर काटना है। ये फीट और ये पाउंड मास हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे डिजायरेबल है और ये दोनों को मुझे काटना है, ठीक है। बाकी सब क्या है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना हुआ। आगे बढ़ते हैं, M/L यानी कि ये क्या मुझे मिल रहा है, पाउंड मास पर फीट मिल रहा है। देखो पाउंड मास पर फीट मुझे चाहिए, ठीक है, ये मुझे चाहिए। तो ये गैलन और इसको फिर से कन्वर्ट करते हैं। चलो सिंपली चीज़ मैं आपको बताया था, 12 से क्या होगा, इंच क्यूब हो गया। इंच क्यूब को गैलन में लाने के लिए 231, तो ये क्या हो गया, पाउंड मास, ये गैलन हो गया, डिवाइडेड बाय गैलन इंटू फीट हो गया, इंटू पाइप बाय 4 डी आउटर पाइप का स्क्वायर माइनस डी इनर पाइप का स्क्वायर, ठीक है। अब ये गैलन गैलन कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला मुझे पाउंड मास पर फीट का क्या मिलेगा, आप इस सब को हटा के रख दोगे तो आपको मिलेगा 2.66 डी आउटर पाइप का स्क्वायर माइनस डी इनर पाइप का स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट भी पाउंड मास पर फीट ही होगा, ठीक है। ये मिलेगी मुझे M/L की वैल्यू, ठीक है, जो मुझे चाहिए थी पाउंड मास पर फीट यूनिट पे। ये किस में डालना है, इंच में, ये भी तो इंच स्क्वायर बनेगा, ये भी इंच स्क्वायर बनेगा। अब आप DIP को क्या रिप्लेस कर सकते हो, कुछ इस तरह से रिप्लेस कर लो, ठीक है। तो आपको वो कुछ
दोनों मत याद रखो, कुछ इस तरह से फाइनल रिजल्ट देगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दी थिकनेस। तो ये दो फॉर्मूला है, दोनों में से एक याद रखो, बाकी ये वाला याद रख लो, ठीक है, छोटा सा। ये इधर ये याद रखो या ये याद रखो, मैं ज़्यादा बोलता हूँ ये वाला याद रखो क्योंकि वो थिकनेस डायरेक्टली देता है, इसीलिए 10.68 टी डालना है इंच में, ये भी इंच में। देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, हाँ, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इजीली क्या देगा, पाउंड मास पर फीट डायरेक्टली दे देगा। ये पूरा कैलकुलेशन करना नहीं होगा, तो ये डायरेक्टली याद रखो। वैसा ही वॉल्यूम कैपेसिटी वाला भी आप याद रखो, ठीक है। इसका यूज़ आप करो, कोई भी बुक में एमसीक्यू लगाओ तो अब आपको करने हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अब लास्ट की, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा फॉर्मूलेटिक हो रहा है, बट फॉर्मूला देखो बहुत ही इजी है, ठीक है। आप खुद से भी यूनिट कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, इससे निकालना कोई हार्ड चीज़ नहीं होता। बट आप अब तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो, ये वाला एंड ये वाला रिलेशन याद रखो, ताकि अगर आपको टी दे रहा है, टी डायरेक्टली नहीं दे रहा और ये दे रहा है, तो ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, ये रिलेशन यूज़ करके कर सकते हो। तो ये 1 एंड ये 2 क्या निकालने के लिए, पाउंड मास पर फीट निकालने के लिए, और बैरल पर फीट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट फॉर्मूला देख लो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट देख लो। मैं बोल रहा हूँ डेरिक है, डेरिक पे जो विंड की वजह से जो लोड आएगा वो कितना होगा, वो निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, देख लो, बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये बड़ी सी अपनी रिग है ज़्यादा वेट वाली, तो उसमें क्या होगा, सपोज़ करो ये प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से पाइप को रखा होगा, ठीक है, कुछ पीछे होगी, इसके पीछे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पाइप को क्या किया है, होल में, कौन सा होल, माउस होल में रखा हुआ है, ठीक है। ईच का डायामीटर डी है और ऐसी एक रो में, क्या एक रो में कितनी है, एन पाइप है। तो इस पे विंड आ रही होगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से क्या आ रही होगी, विंड आ रही होगी। तो विंड की वजह से इतने क्रॉस सेक्शन पे, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, एन इंटू डी जितना, ठीक है। ये क्या है, लेंथ है, तो एल एन इंटू डी जितना, ठीक है। एक पाइप की लेंथ लेंगे और एक रो में एन पाइप है, तो एक रो की पाइप है, ये क्या है, रो इन पाइप इन रो, ठीक है, पाइप इन ओनली एंड ओनली फर्स्ट रो या सेकंड रो, ठीक है। टोटल पाइप नहीं है, याद रखो, टोटल पाइप नहीं होगा, ये ओनली एंड ओनली जो विंड डायरेक्शन है उसका क्रॉस सेक्शनल लेना है। ये बाहर निकल रहा है ऐसा सोचो, तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल होगा, और ऐसी एन पाइप है तो एन इंटू डी क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ मिलेगी एन इंटू डी, और ये मिलेगा एल, तो एन डी एल जितना क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। तो ये क्या है, दे रहा है मुझे पाउंड फोर्स पर फीट स्क्वायर दे रहा है। चलो यहाँ पे एक देखो, पाउंड फोर्स ही दिया है, बुक में भी क्लियर नहीं है पाउंड मास है या पाउंड फोर्स है, बट बुक में भी पाउंड ही दिया है। तो 0.004 वी का स्क्वायर है, ये मुझे लेना है माइल पर आवर में। किस यूनिट में, माइल पर आवर में। अगर मैं विंड की वेलोसिटी यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, पाउंड पर फीट स्क्वायर में मुझे प्रेशर मिलेगा, विंड की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो मिलेगा। और उसकी वजह से मैं लोड काउंट करना चाहूँ, विंड का लोड किस यूनिट में, पाउंड में काउंट करना चाहूँ, तो क्या करूँगा, पाउंड डिवाइडेड बाय फीट इंटू फीट स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला किस में, डायामीटर भी क्या लूँगा, फीट में लूँगा, लेंथ भी फीट में लूँगा, ठीक है। तो ये जो पाउंड पर फीट स्क्वायर यानी कि विंड की वजह से जो प्रेशर था इंटू ये एरिया, ठीक है, ये पी
W/NDL, बट याद रखो ये फीट में, ये फीट में क्यों, क्योंकि ये मिल रहा है पाउंड पर फीट स्क्वायर में। तो इस तरह से विंड का लोड मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये लास्ट फॉर्मूला था, ठीक है। इस तरह से आप निकालो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो, ये रखना है माइल पर आवर में, ये मिलेगा पाउंड पर फीट स्क्वायर में। ये वाला फॉर्मूला याद रखो, छोटा सा है बट कई बार हर्ट कर जाता है। विंड का प्रेशर और विंड का ये हो जाएगा लोड, ठीक है। या डायरेक्टली इस तरह से लोड याद रख लो, NDL। ये क्या हो गया, विंड लोड कौन से यूनिट में, पाउंड में। ये कहाँ पे डालना है, माइल पर आवर पे, और ये डालना है फीट में, और ये भी फीट में, और ये पूरा मिलता है पाउंड पर फीट स्क्वायर में। तो ये थी छोटी सी स्टोरी। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, हमने क्या कंप्लीट कर दिया, वी हैव कंप्लीटेड मास और डेरिक का डिफरेंस तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो तो फिर से रिपीट नहीं करना चाहता। तो ये था बेसिकली हमारा रिक कंपोनेंट वाला चैप्टर, अच्छे से कवर किया, ठीक है। और अब आप इस पे टेस्ट सीरीज पे से क्वेश्चन लगा दो। नेक्स्ट वीडियो यानी कि आज ही मिलने वाली है जो वीडियो, उसमें हम थोड़ी बहुत डिज़ाइन की बात करते हैं केसिंग की, क्योंकि हमने केसिंग के टाइप देख लिए हैं, केसिंग का फंक्शन देख लिया है, ड्रिलिंग में केसिंग कहाँ पे इंस्टॉल होती है, किस तरह से वेल को ड्रिल करने में वो हेल्प करती है, मेन कंडीशन हमारी क्या थी वो हमने देख ली है। तो अब हम किसी भी ट्यूबुलर सेक्शन होता है उसको काउंट करने के लिए जो 3 बेसिक फोर्सेस हमें काउंट करने होते हैं, वो केसिंग के लिए भी वही हो गया, क्योंकि केसिंग भी एक ट्यूबुलर ही होता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।